हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह राजपूत पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कक्षा 12 एनसीईआरटी की सीरीज को चला रहे हैं और उसी कड़ी में 7वां अध्याय चल रहा है जन आंदोलन। जन आंदोलन का पहला भाग का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकेंड भाग में बात करेंगे 3 जन आंदोलन के, और वो 3 जन आंदोलन कौन से हैं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ताड़ी विरोधी आंदोलन। आप सोचोगे ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन एक महिलाओं का आंदोलन हुआ था। कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से यह आंदोलन आगे बढ़ा, पूरी डिटेल में हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। दूसरा आंदोलन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आप सब लोग परिचित है, कभी न कभी इस आंदोलन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना है, और वो जन आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर प्रशंसन लगाया गया, और किस प्रकार से बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की आलोचना होती है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा जो आंदोलन है हमारे बीच में, वो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम आंदोलन है। इस नेशनल फिश वर्कर्स फोरम यहां पर हमने दे रखा है, लेकिन आज इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सूचना अधिकार आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? सूचना अधिकार आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, सूचना अधिकार आंदोलन। तो तीसरा आंदोलन जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके होगा सूचना अधिकार आंदोलन। और सूचना अधिकार आंदोलन के तहत हम बात करेंगे कि कैसे सूचना अधिकार अधिनियम बना। सूचना अधिकार आंदोलन, सूचना अधिकार आंदोलन। तो 3 आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कौन सा? ताड़ी विरोधी आंदोलन। कौन से आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ताड़ी विरोधी आंदोलन एक महिलाओं का आंदोलन था। तो पहला आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं का एक आंदोलन था। वैसे ताड़ी जो शब्द है, ताड़ का एक वृक्ष होता है, उससे शराब निकाली जाती है। अतः उस शराब बिक्री के विरुद्ध में महिलाओं का जो आंदोलन चला, उसे हम ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जानते हैं। पहले इस घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में 1990 के दशक में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांव की महिलाएं इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के दौरान पुरुषों के द्वारा शराब की जो लत थी उसकी इन्होंने कई बार शिकायतें की। एक्चुअली स्थिति यह थी कि दुबरगंटा गांव के पुरुष शराब की लत में पड़ चुके थे, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति चौपट हो रही थी। महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही थी, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा था। पुरुष लगातार काम से गैर हाजिर रहते थे। भूमाफिया जो शराब माफिया थे, उन्होंने शराब के व्यापार पर, मदिरा व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। राजनीति और ये शराब के भूमाफियों के बीच में सांठगांठ हो रही थी। महिलाएं इससे बहुत अधिक पीड़ित थी। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर थी। इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में जब सारी महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित हुई, तब उन्होंने सबने इस बात को महसूस किया कि पूरे गांव की महिलाएं इस समस्या से परेशान हैं। अतः इन महिलाओं ने 5000 महिलाएं इस आंदोलन से आ जुड़ी और महिलाओं ने एक आंदोलन किया, ताड़ी बिक्री बंद करो, ताड़ी बिक्री बंद करो। क्योंकि महिलाओं को पता था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नौलेर जिले के गांव में जो शराब की दुकानें थी, उन शराब की दुकानों को बंद करने की इन्होंने ठान डाली और एक आंदोलन किया जिसका नारा आप लोगों को याद रखना है, ताड़ी बिक्री बंद करो, ताड़ी बिक्री बंद करो। इसके तहत नौलेर जिले में 17 बार शराब की नीलामी को जो है रद्द करवाया गया। इसके तहत 5000 महिलाओं ने मिलकर नौलेर जिले के अलग अलग गांवों में आंदोलन किया। जिला कलेक्टर को भी इसके लिए पत्र लिखा गया। तेलुगु प्रेस में ये समाचार प्रतिदिन चलते रहते थे। केवल गांव बदलता था, घटना एक जैसी होती थी। इन महिलाओं को दबाने का खूब प्रयास किया गया शराब माफियों के द्वारा, लेकिन ये महिलाएं पीछे नहीं हटी। गुंडे तक इन महिलाओं पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने गुंडों को भी भगा दिया। इस प्रकार से ये महिलाओं का एक ऐसा आंदोलन था जो शराब बिक्री के विरुद्ध तो था ही था, साथ ही साथ इस आंदोलन से महिलाओं के बहुत से मुद्दे साथ में आकर मिल जाते हैं। इन मुद्दों में
महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा का मुद्दा उठा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठा, साथ ही साथ दहेज प्रथा का मुद्दा उठा। महिला हिंसा के साथ में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे भी इस आंदोलन में आकर जुड़े हुए। अंततः 1990 के दशक के बाद में महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को पंचायती राज और शहरी निकायों में 1/3 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद महिलाओं ने लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। आप जानते हैं कि महिला आरक्षण के संदर्भ में बहुत से विधेयक आए हैं। लोकसभा के अंतर्गत अंतिम 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 था। यह अलग बात है कि वो अभी तक पारित नहीं हुआ है। कुल मिलाकर ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं का एक ऐसा स्वतःस्फूर्त आंदोलन था जिस आंदोलन से न केवल शराब बिक्री का विरोध किया गया बल्कि महिलाओं से जुड़े बहुत से मुद्दे जो है एक सार हो गए। आइए एक एक बिंदु को पढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान रखनी है, राज्य आपसे पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश आप लोगों का उत्तर होना चाहिए। यह लगभग सितंबर अक्टूबर 1992 का यह आंदोलन, जो तेलुगु प्रेस में हर दिन इस प्रकार की समाचार पत्र में न्यूज छपती थी जिसके तहत ताड़ी बिक्री का विरोध किया जाता था, शराब बिक्री के विरुद्ध महिलाएं एकजुट होकर यह आंदोलन किया करती थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1990 में दुबरघंटा गांव से हुई और इसके अंतर्गत महिलाओं की साक्षरता के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कौन सा कार्यक्रम? प्रौढ़ साक्षरता। इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीयन करवाया और गांव की महिलाएं इस प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में आती थी और पुरुषों के द्वारा शराब की लत में लिप्त होने की अक्सर वो शिकायतें करती थी। इस बात से महिलाएं इस बात को जान पाई कि लगभग सारे के सारे जो है पुरुष उस गांव के शराब की लत में थे। शराब की लत लगने से नुकसान क्या हो रहा था, उन बिंदुओं की यदि हम लोग चर्चा करें तो पहला बिंदु, शराब जो माफिया थे, उन शराब माफियों ने इस व्यवसाय पर अपना एकाधिकार कर रखा था। नंबर 2 यदि हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चौपट होना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चौपट होना। घर की समस्त जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी और महिला हिंसा, महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, महिलाओं के साथ हिंसा होती थी। इस प्रकार से चौथा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं कि पुरुष शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। पुरुष शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। घर की स्थितियां बहुत अलग प्रकार की थी। पुरुष अपने कार्यस्थल से गैर मौजूद रह रहे थे। इनकी अधिकांश समय में पुरुष जो है गैर मौजूद रहते थे। 5वां पॉइंट, पुरुष काम नहीं करते थे, हम ये कह सकते थे। और पुरुषों के काम नहीं करने पर घर की पूरी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी किस पर आ रही थी? महिलाओं के ऊपर आ रही थी। तो ये शराब के नुकसान थे। इस आंदोलन का नारा था, ताड़ी एक ताड़ का वृक्ष होता है, उससे शराब बनती, इसलिए ताड़ी बिक्री बंद करो, ताड़ी बिक्री बंद करो। इस आंदोलन का एक सामान्य सा नारा था। नौलेर जिले में
5,000 महिलाएं एकत्रित हुई और यह आंदोलन किया। 17 बार शराब की नीलामी रद्द हुई। शराब की नीलामी क्या हुई? रद्द हुई। कितनी बार? 17 बार शराब की जो है नीलामी, जो है ताड़ी की नीलामी जो है रद्द हुई। धीरे धीरे आंदोलन पूरे राज्य में फैलने लगा। तेज गति से आंदोलन राज्य में फैलने लगा और इस मुद्दे से जो है विशेष रूप से सरकार और राजनीतिक भूस्वामी जो शराब माफिया थे, उनके बीच में आपस में कड़ियां जुड़ी हुई थी। यही कारण था कि शराब बिक्री पर रोक नहीं लग रही थी। महिलाएं लगातार इस संदर्भ में संघर्ष कर रही थी। तो एक तो इस टॉपिक का यह प्रश्न बनेगा। दूसरा जो प्रश्न आप लोगों के बनने वाला है वो प्रश्न ये बनने वाला है, जिसको हम अलग से पॉइंट हम बातचीत कर लेते हैं। किस आंदोलन से महिलाओं के मुद्दे प्रमुख हो उठे? एक तरह से महिलाओं के मुद्दे प्रमुख हो उठे। महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे इस आंदोलन से आज जुड़े? घरेलू हिंसा। कौन सा? घरेलू हिंसा का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी उठा। महिलाओं के साथ में जो इन्होंने सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। दहेज उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। दहेज उत्पीड़न का मुद्दा भी इन महिलाओं ने उठाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ा। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और अत्याचार के मुद्दे भी उठे। लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के मुद्दे उठे। महिला उत्पीड़न के मुद्दे उठे। ये सारे मुद्दे पहली बार महिलाओं के मुद्दों पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की समस्याएं सामने आई। इससे पहले घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, सामाजिक न्याय, दहेज उत्पीड़न के मुद्दे शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं की प्रमुख मांगे हुआ करती थी। पहली बार ये मांगे पूरी देशव्यापी बनी। विशेष रूप से गांवों में ये मांगे आने लगी। विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग हुई। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, और इसमें सफलता भी मिली, क्योंकि जब तक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा तब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण अनिवार्य किया जाता है। हालांकि वर्तमान में महिलाओं के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण, महिला आरक्षण की मांग की जा रही है। महिलाओं की सीटें आरक्षित करने की मांग की जा रही है। यह अलग बात है कि कई बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। अंतिम जो महिला आरक्षण विधेयक था, आप लोग जानते होंगे, 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों के पैनल पर आप लोगों को दिख रही है, ये पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो वहां आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक टेलीग्राम का लिंक है, एक व्हाट्सएप पर जुड़ने का लिंक है। जो आपके लिए सुविधा हो वहां आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन कक्षा होने के ठीक बाद हम लोग इस पीडीएफ को भेजते हैं। इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। इन पॉइंटों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठी और इस प्रकार से जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन, महिला आरक्षण की मांगे हुई। तो ये पूरा आप लोगों के लिए कौन सा आंदोलन था?
ताड़ी विरोधी आंदोलन था। सारी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की है। छोटे प्रश्न आंध्र प्रदेश का था, नॉलेज जिला दुबरघंटा, 1992 की बातें हैं। लेकिन 1990 में विशेष रूप से यह आंदोलन प्रारंभ होता है दुबरघंटा गांव से। शराब की लत में जो है होने के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे थे गांव के पुरुषों को या गांव की अर्थव्यवस्था को, वो कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा जो है ये किस प्रकार से शराब बिक्री की नीलामी बंद की गई और महिलाओं के मुख्य मुद्दे भी इस आंदोलन से आ जुड़े। ये प्रश्न मुझे लगता है पूछा जा सकता है कि ताड़ी बिक्री आंदोलन एक प्रकार से महिला आंदोलन था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। घरेलू मुद्दे पहली बार जो है सार्वजनिक हुए, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट आप लोगों के हो सकते थे, हमने एक एक पॉइंट में चर्चा की। अगला जो इस अध्याय का 5वां आंदोलन जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में 3 आंदोलन, चौथा ये था, 5वां जो आंदोलन हम लोगों के बीच में आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन या इसी को नदी आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन के रूप में भी ये पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर कोई आंदोलन जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया 1990 के दशक में भारतीय राजनीति को, तो उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन? पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एक एक बिंदु लिखकर बातचीत करेंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आए। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत नर्मदा नदी जो हमारे 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों जिलों से बहने वाली इस नदी पर 2 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तावित थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना और गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना, दोनों याद होनी चाहिए। इसके अलावा 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध और लगभग 200 से अधिक इसके ऊपर छोटे बांधों का निर्माण प्रस्तावित था। इन बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विशेष रूप से गुजरात में विरोध हुआ। सरदार सरोवर बांध परियोजना जहां पर बननी थी, उसके आसपास के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि इस बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना से 2.5 लाख लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। 245 गांवों के लोग डूब के क्षेत्र में आ जाएंगे, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ा, जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध किया। लेकिन इस परियोजना के जो समर्थक थे, बड़े बांधों के निर्माणों के जो समर्थक थे, उनका कहना था कि गुजरात सहित आसपास के 3 राज्यों को सिंचाई हेतु जल प्राप्त होगा, पीने का पानी प्राप्त होगा, बिजली उत्पादन होगा, देश का विकास होगा, इससे बेहतर खाद्यान्न उत्पादन होगा और भी विभिन्न प्रकार के इस पानी का हम अकाल और बाढ़ के समय भी उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बड़ी बांध योजना के पक्ष और विपक्ष में तर्क आने लगे। बांध निर्माण के समर्थक और बांध निर्माण का विरोध करने वाले लोगों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। अंततः सरकार को 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के तहत जो भी लोग विस्थापित हो रहे थे वहां से उन लोगों को वापस बसाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया। लेकिन इस आंदोलन ने बहुत से मुद्दे उठाए कि आज तक आजादी के बाद देश में विकास परियोजनाओं पर जितने भी पैसे खर्च हुए हैं और वास्तव में उससे नुकसान कितना हुआ है और लाभ कितना हुआ, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इन लोगों का मानना था कि विकास परियोजनाओं पर जितनी धनराशि खर्च की गई है उससे कई ज्यादा लोगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर यह आंदोलन था। प्रश्न बनेगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा कीजिए। यानी कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन या बड़ी बांध परियोजनाओं के लाभ क्या है और नुकसान क्या है, आइए एक एक बिंदु पर हम लोग नोट करके चर्चा करते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, यदि आप लोगों से राज्य पूछा जाए तो आपका राज्य कौन सा होगा? गुजरात राज्य होगा। यदि बाई चांस वर्ष पूछ ही ले तो 1988 और 1989 में यह विशेष रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ा था। इसके अलावा था क्या? तो नर्मदा घाटी विकास परियोजना, नर्मदा घाटी विकास परियोजना। इस नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत नर्मदा नदी के ऊपर जो है
यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य आप लोगों को याद होने चाहिए। बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, एक थी मध्य प्रदेश में जिसका नाम याद रखना है नर्मदा सागर बांध परियोजना। नर्मदा सागर बांध परियोजना, नर्मदा सागर बांध परियोजना। दूसरी जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित थी उसका नाम था सरदार सरोवर। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रह जाएगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये दो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये दो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी? नर्मदा सागर बांध परियोजना जो मध्य प्रदेश में और गुजरात पर थी सरदार सरोवर बांध परियोजना। इसके अलावा इस परियोजना के तहत 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध, मंझले का मतलब हो गया मध्यम, न ज्यादा बड़े न छोटे, मंझले बांध, और 300 छोटे बांध प्रस्तावित थे। छोटे बांध प्रस्तावित थे। यह जो विकास परियोजना थी, इस विकास परियोजना के तहत दो जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, ये दोनों बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। उद्देश्यीय परियोजनाएं। बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है कि ऐसी परियोजना जिससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बांध बनाकर पानी के ऊपर बाधा उत्पन्न करके बांध बनाया जाता है, इसलिए इसको बांध कहते हैं। इस बांध परियोजना के तहत उस जल को रोककर उस जल का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग किया जाता है, जैसे बिजली उत्पादन, नौकायान में, मनोरंजन में, घरेलू उपयोग हेतु, सिंचाई सुविधाओं में। इस प्रकार से बहुत से अकाल और बाढ़ की परिस्थितियों में या बाढ़ अकाल पर भी नियंत्रण होता है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। लेकिन ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना थी, इस सरदार सरोवर बांध परियोजना का जबरदस्त नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चला, जिसने विकास परियोजनाओं पर जो है प्रश्न उठाया। गुजरात में सरदार सरोवर जो बांध परियोजना थी, उसका विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन जिसको हम कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। और यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ, आपकी किताब में हालांकि नहीं दे रखा है, मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। और इस आंदोलन ने इन बड़ी बांध परियोजनाओं से होने वाले नुकसान, जिसको हम कहेंगे कि बड़ी बांध परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव, यानी कि हम कह सकते हैं हानि, नकारात्मक प्रभाव। और हानियां क्या क्या थी इन बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, जिसके कारण इसकी आलोचना की गई थी, उसके एक एक बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सारी बातें समझा चुका हूं, इसलिए मैं पैनल पे लिख रहा हूं ताकि पीडीएफ में आप लोगों के काम आएंगे। आप भी ठीक से सुनिए और ढंग से देखिए। बड़ी बहुउद्देशीय योजनाओं की सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं। 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं। नंबर 2, 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। विस्थापित, ये जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, इनकी आजीविका का संकट है। आजीविका, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता नष्ट हो रही है। सभ्यता का मुद्दा उठा। इसके अलावा पारिस्थितिकीय संतुलन का मुद्दा उठा। पारिस्थितिकीय संतुलन का मुद्दा उठा। इसके अलावा जैव विविधता, जैव विविधता का मुद्दा भी उठा कि इससे जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरण को होने वाले नुकसान, पर्यावरण नुकसान, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो उस क्षेत्र के पेड़ पौधों को भी काटा जाएगा, तो उस क्षेत्र के
वनस्पति भी नष्ट हो जाएगी, पारिस्थितिकीय संतुलन को नुकसान होगा, जैव विविधता को भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये सारे मुद्दे थे, इसके कारण इस आंदोलन का विरोध किया गया। साथ ही साथ यह भी मुद्दा उठा कि आज तक विकास परियोजनाओं पर जितने भी पैसे खर्च हुए, उन विकास परियोजनाओं पर होने वाले पैसों की भी मुद्दा था। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन बड़ी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क क्या दिए गए, सकारात्मक तर्क या सकारात्मक प्रभाव क्या थे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के। सकारात्मक यानी जो इस बड़ी परियोजना के पक्ष में थे, उनका कहना था कि गुजरात सहित 3 राज्यों को पेयजल, सिंचाई हेतु जल, सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है, बिजली उत्पादन की जाएगी, बिजली उत्पादन। इसके अलावा बाढ़ व अकाल में, पहली बात तो बाढ़ पर नियंत्रण होगा और अकाल में इस पानी का हम क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों को लेकर इन्होंने इसका समर्थन किया कि देश के विकास के लिए बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत अधिक जरूरी है। मनोरंजन, इस पानी का मनोरंजन में, नौकायान में, घरेलू उपयोग हेतु, व्यावसायिक उपयोग हेतु इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। अतः ये इसके पक्ष में तर्क दिए। नर्मदा नदी के ऊपर जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही थी, उसके पक्ष में तर्क दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत बहुत से मुद्दे जुड़कर जो आए और उन्हीं मुद्दों में जो वाद विवाद हुआ और जो संघर्ष हुआ, वो वाद विवाद और संघर्ष के मुद्दे कौन कौन से थे। 4 मुद्दे बड़े स्तर पर उठे। पहला कि आजादी के बाद में विकास परियोजनाओं पर जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए कि इनके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए और वास्तव में इन विकास परियोजनाओं से नुकसान कितना हुआ, और फिर यह तय करना चाहिए कि वास्तव में ये योजनाएं ठीक है अथवा नहीं है। दूसरा, विस्थापित लोगों की आजीविका, उनके पुनर्वास, उनकी संस्कृति का मुद्दा उठा। इसके अलावा पर्यावरण का मुद्दा उठा। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था, उसका मुद्दा उठा। चौथा कि लोकतंत्र में, क्योंकि इन बड़ी बांध परियोजनाओं से कुछ लोगों को लाभ हो रहा है, तो लोकतंत्र में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है और कुछ लोगों का नुकसान किया जा सकता है। कुछ लोगों का नुकसान। इसके अलावा जल, जंगल व जमीन पर एक अधिकार का मुद्दा उठा कि जल, जंगल, जमीन तो स्थानीय लोगों का मामला है। और अंतिम जो ये बात उठी थी कि विकास परियोजनाएं बनाते समय स्थानीय लोगों का उसमें योगदान होना चाहिए, स्थानीय लोगों की भागीदारिता होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे जो है इस आंदोलन के दौरान उठे। अब बात करते हैं इस आंदोलन की उपलब्धियां। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, देखिए प्रत्येक आंदोलन की आप लोगों को उपलब्धि याद रखनी है। 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई और इस राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के तहत नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग विस्थापित हो रहे थे, उन सब लोगों को वापस बसाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में भी संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि इस योजना से जितने भी लोग विस्थापित हो रहे विकास परियोजनाओं से, उन लोगों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो यह थी इसकी सबसे बड़ी क्या उपलब्धि।
लेकिन इस आंदोलन के अड़ियल रवैये का आलोचना भी हुई, अड़ियल रवैये की आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई कि आंदोलनकर्ताओं की विकास परियोजनाओं को रोकने के जो ये प्रयास थे वो ठीक नहीं थे, क्योंकि बिना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के देश से हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो विकास प्रक्रिया में जो अड़ियल रवैया था, जो पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास के लिए एक तरह का चिंता का विषय था, क्योंकि देश के विकास के लिए इस प्रकार की योजनाएं बहुत जरूरी है। हालांकि कोई राजनीतिक दल बड़ा इस आंदोलन से आकर जुड़ा नहीं। ये भारतीय आंदोलन 1990 के दशक में हो रहे थे और राजनीतिक दलों के बीच में दूरी को स्पष्ट करने वाले थे। तो ये था आप लोगों का नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है विशेष रूप से नर्मदा सागर बांध परियोजना और जो है सरदार सरोवर जो बांध परियोजना थी, इस सरदार सरोवर बांध परियोजना को लेकर यह आंदोलन हुआ था, क्योंकि इस नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंजिले, 300 छोटे और 2 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध परियोजना थी उसको लेकर यह बड़ा आंदोलन हुआ मेघा पाटेकर के नेतृत्व में, और इस आंदोलन से होने वाले नुकसान यानी नकारात्मक प्रभाव और इस बड़ी बांध परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव और बड़ी बांध योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों के ऊपर बहस हुई, और भी कौन कौन से मुद्दे इसके तहत उठे उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आप लोगों के बनने वाला है। इस अध्याय का छठा आंदोलन सूचना अधिकार आंदोलन। सूचना अधिकार आंदोलन आज के टॉपिक का अंतिम और इस अध्याय का छठा जन आंदोलन सूचना अधिकार आंदोलन के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न देखिए यहां से बहुत अधिक बनने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 12th और एनसीईआरटी की तैयारी करने वाले, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं इसकी जानकारी भी हम लोगों को आप लोग जरूर दें। आइए हम बात करते हैं सूचना अधिकार आंदोलन के बारे में। सूचना अधिकार आंदोलन राजस्थान के बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील जो कि राजसमंद में है, वहां से 1990 में प्रारंभ हुआ। MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अकाल राहत कार्यों के लिए सरकार के द्वारा स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल जो बनाए गए थे उसमें जो मजदूरों ने कार्य किया और उनको जो ठेकेदारों ने जो तनख्वाह दी, उनको जो मजदूरी थी, उनको ऐसा लगा कि हमें दी गई मजदूरी और सरकार के द्वारा तय की गई राशि में काफी अंतर है, इसमें बड़ा बीच में भ्रष्टाचार हुआ है। अतः उन्होंने सूचना के अधिकार की मांग की कि जो भी निर्माण कार्य हुए हैं इसमें जितना भी खर्चा लगा वो सार्वजनिक होना चाहिए। दबाव में आकर सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया और इसके तहत सारी चीजों को सार्वजनिक करना कंपलसरी किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया गया दिल्ली में 1996 में, और वर्ष 2002 में एक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया, सूचना स्वतंत्रता विधेयक। हालांकि वो कमजोर था। 2004 में संसद में सूचना अधिकार अधिनियम रखा गया। 2005 में राष्ट्रपति ने अनुमति दी। 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार अधिनियम लागू होता है, इसलिए 12 अक्टूबर को हम सूचना अधिकार दिवस मनाते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से, और सूचना का अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यह आंदोलन प्रारंभ जो हुआ भीम तहसील, और भीम तहसील राजसमंद, हालांकि आपकी किताब में बात नहीं है, राजसमंद जिले में बेहद पिछड़े इलाके से आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1990 में। और किसके नेतृत्व में? MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न ये पूछे गए। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इनकी जो मुख्य मांग थी वो क्या थी? मांग ये थी कि अकाल राहत कार्यों में, अकाल राहत कार्यों के तहत जो भी कार्य हुआ है और उसके तहत जो मजदूरों को पगार दी गई, मजदूरों को जो पगार दी गई उसमें, और सरकार जो मजदूरों को दे रही है पैसे, उसमें काफी इनको रिकॉर्ड में जो है काफी उल्ट फुल्ट लगा, इसलिए इन्होंने कहा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना
चाहिए। विशेष रूप से अकाल राहत कार्यों के तहत स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों और सामुदायिक केंद्रों का जो निर्माण हुआ उसमें जो है काफी इनको लगा हेर फेर हुआ है। 1996 में और 1994 में MKSS ने सार्वजनिक सुनवाई करवाई और इस सार्वजनिक सुनवाई में प्रशासन को अपनी बात रखने या प्रशासन को यह कहा गया कि वो इस बात को स्पष्ट करे। 1994 और 96 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए बात कही और दबाव में आकर सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया और संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों के तहत जितना भी काम हुआ है उसके तहत कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि मांग सकता है और जितना भी काम हो वो जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए, नोटिस बोर्ड पर अखबार में बताना होगा। आज आप जानते हैं हमारे गांव में जितना भी काम होता है पीले कलर में जो करके उसके ऊपर वो लिखा जाता है कितनी राशि खर्च हुई, किस प्रकार से खर्च हुई और कितनी लागत थी, कितना खर्च हुआ, सारी चीजें बताई गई है। एक नंबर का और प्रश्न पूछा जा सकता है, 1996 में इन्होंने दिल्ली के अंदर सूचना अधिकार हेतु एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, राष्ट्रीय समिति का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य था सूचना अधिकार अधिनियम बने और इसी के अंतर्गत जो है जो संगठन थे जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया गया कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल और ध्यान रखना सोरे समिति किससे संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछ ही ले तो आपको बताना है सूचना अधिकार से संबंधित है। सोरे समिति, प्रेस काउंसिल, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने अधिकार का एक मसौदा तैयार किया। वर्ष 2000 में सूचना 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक रखा गया, लेकिन वो कानून या विधेयक बहुत अधिक कमजोर था अतः इसे लागू नहीं किया जा सका। 2004 में संसद में एक मजबूत विधेयक रखा गया सूचना अधिकार से संबंधित। 2005 में राष्ट्रपति ने अनुमति दी। ध्यान रखना ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। फैक्ट, राष्ट्रपति ने अनुमति दी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में यह कानून हमारे देश में लागू होता है। आज आप जानते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। इसके तहत हम विभिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को हम सूचना अधिकार दिवस भी मनाते हैं। यह था आज की कक्षा भाग 2 जिसमें हमने बात की ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में। उसके बाद में हमने चर्चा की नर्मदा बचाओ आंदोलन और तीसरा जो आंदोलन था वो सूचना अधिकार आंदोलन था। हमारे अध्याय 7 का ये चौथा आंदोलन था, ये 5वां आंदोलन था, ये 6ठा आंदोलन था। इस अध्याय का एक वीडियो आप लोगों के लिए और आएगा पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे जो है नेशनल फिश वर्कर्स आंदोलन की। हम बात करेंगे जन आंदोलन के सबक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और अंत में बात करेंगे राजनीतिक दलों से संबंधित आंदोलन और राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन की चर्चा करते हुए अगले वीडियो में हम जो है इस अध्याय को पूरा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसी प्रकार का आप लोगों का स्नेह प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और अधिकतम लोगों तक शेयर करें, इसी प्रकार की हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।